एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर बीएनएसएस का फ्रॉम चैप्टर नंबर 26 और सेक्शन नंबर 348। 10 सेक्शंस आज हम लोग पढ़ेंगे 348 से 358। बाकी कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सेक्शन नंबर 348 टॉक्स अबाउट पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट, ठीक है। देखो, एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, किसी भी स्टेज पर अंडर दिस संहिता समन कर सकती है किसी भी पर्सन को एज अ विटनेस, समन करके बुला सकती है और एग्जामिन कर सकती है किसी भी पर्सन को जो कि है अटेंडेंस में है, यानी कि आया हुआ है, प्रेजेंट है, दो नॉट समन्ड एज विटनेस, भले ही उसे एज अ विटनेस समन नहीं किया गया, बट एग्जामिन किया जा सकता है किसी भी पर्सन को जो वहां पर प्रेजेंट है कोर्ट में, या फिर रिकॉल कर सकती है या री एग्जामिन कर सकती है किसी भी पर्सन को जिसे वो ऑलरेडी एग्जामिन कर चुके हैं। And the court shall summon and examine or recall and re-examine any such person, किसी भी पर्सन को if his evidence appears to be essential, अगर वो एविडेंस कोर्ट को लग रहा है कि ये जरूरी है, महत्वपूर्ण है, to the just decision, अच्छे से अगर सही तरीके से हमें डिस्पोज ऑफ करना है, सही डिसीजन देना है, तो हमें जो है जरूरत पड़ेगी री एग्जामिन करने की, रीसमन करने, मतलब रिकॉल करने की, या रीसमन आप कुछ भी बोल सकते हो। तो वो चीज अगर करना जरूरी लग रहा है, नेसेसरी लग रहा है कोर्ट को, तो कोर्ट ऐसा कर सकती है। 349 पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट टू ऑर्डर पर्सन टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग एक्सेट्रा। यहाँ पर इस सेक्शन में बेसिकली कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोर्ट को लग रहा है कि हमें जो है इसका बंदे का सिग्नेचर मैच करवाना है, मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, ठीक है, कोर्ट को अगर लग रहा है कि हमें जो है ये पता करना है कि ये सिग्नेचर इसी इंसान का है कि नहीं है, तो कोर्ट अपने सामने बुला करके उससे साइन वगैरह करवा सकती है कि आप मुझे पहले हमें करके बताइए कि ये साइन आपका ही है। फिर चाहे वो साइन हो, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बेस्ड केवल इंपॉर्टेंट है इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इफ अ मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, कौन करता है, यही पूछा जाता है सबसे पहले, जेएमएफसी, अगर सेटिस्फाइड है दैट फॉर द पर्पस ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन या प्रोसीडिंग अंडर दिस संहिता, अगर ये एक्सपीरियंट है, यानी कि अगर नेसेसरी है, इंक्लूडिंग एन अक्यूज पर्सन, यहाँ पर अक्यूज पर्सन को भी इंक्लूड किया गया है कि उसके भी स्पेसिमेन जो है हम मंगा सकते हैं सिग्नेचर के या हैंड राइटिंग के, टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर्स, फिंगर इंप्रेशन, हैंड राइटिंग। यहाँ पर ध्यान रखो कि क्या क्या चीजें स्पेसिमेन मंगवाया जा सकता है, कराया जा सकता है। सिग्नेचर हो सकता है, फिंगर इंप्रेशन हो सकता है, हैंड राइटिंग हो सकता है, या फिर वॉइस सैंपल भी हो सकता है, ये पता करने के लिए कि ये इसी इंसान की वॉइस है या नहीं, ठीक है। He may make an order to that effect, and in that case, the person to whom the order relates shall be produced or shall attend at any time. उस समय जो है कोर्ट में उनको लाया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा और वो अटेंड करेंगे, जो भी टाइम बताया जाएगा, जो भी जगह बताई जाएगी उस ऑर्डर में, एंड शैल गिव हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर, और वहां पर वो अपना जो भी मांगा गया है, उनसे सिग्नेचर मांगा गया है, फिंगर इंप्रेशन मांगा गया है, हैंड राइटिंग मांगी गई है, चाहे वॉइस सैंपल मांगा गया है, सब कुछ जो है उन्हें जो भी मांगा गया वो देना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस सेक्शन अनलेस द पर्सन हैज एट सम टाइम बीन अरेस्टेड इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन और प्रोसीडिंग। इस प्रोवाइजो का मतलब ये है कि अब ऐसे ही किसी को भी उठा करके आप उससे ये नहीं कह सकते कि हमें आपका सिग्नेचर मैच करना है या हमें आपकी हैंड राइटिंग मैच करनी है, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसी को आप सिर्फ बुला सकते हो जिसे आप किसी समय पर, जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी उस समय अगर जिसको अरेस्ट किया गया था, सिर्फ उसको बुला सकते हो। तो वही यहां पर कह रहे हैं कि अनलेस द पर्सन हैज एट सम टाइम, किसी समय पर उसको अरेस्ट किया गया हो, इस जो है जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके कनेक्शन में अगर उसको अरेस्ट किया गया है, तभी जो है बुलाया जा सकता है, नहीं तो अन्यथा इस पर्टिकुलर सेक्शन में कोई ऑर्डर पास नहीं किया जा सकता है, साफ साफ मना किया गया है। Provided further that the magistrate may, for the reasons to be recorded in writing, order any person to give such। देखो, यहां पर मैजिस्ट्रेट को और पावर दे दी है बेसिकली। ये तो पहले उन्होंने क्या कहा, पहले उन्होंने कंडीशन लगाई कि अगर उसको किसी टाइम पर, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर या किसी और प्रोसीडिंग के टाइम पर अगर उसको अरेस्ट नहीं किया गया था तो उसके आप स्पेसिमेन नहीं मंगवा सकते हो। बट अगर फर्दर इन्होंने क्या कहा कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये जरूरी लग रहा है तो वो अपना रिकॉर्ड करेंगे रीजंस राइटिंग में, और फिर उसके बाद भले ही उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया था, किसी भी प्रोसीडिंग में बुलाया जा सकता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट को रीजंस, कारण बताना होगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों एक ऐसे पर्सन का जो है उन्हें सिग्नेचर वगैरह चाहिए या हैंड राइटिंग वगैरह चाहिए जिसको अरेस्ट नहीं किया गया, ठीक है। ये है हमारा सेक्शन नंबर 349। सेक्शन नंबर 350 एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लेनेंट्स एंड विटनेसेस, तो कह रहा है सब्जेक्ट टू एनी रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी रूल्स स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं
राज्य सरकार ने बनाए हैं उसको ध्यान में रखते हुए एनी क्रिमिनल कोर्ट, कोई भी क्रिमिनल कोर्ट अगर उसे सही लगता है, थिंक्स फिट, ऑर्डर कर सकती है पेमेंट को ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द रीजनेबल एक्सपेंसेस, जो भी कुछ रीजनेबल एक्सपेंसेस हुए ऑफ एनी कंप्लेनेंट और विटनेस अटेंडिंग फॉर द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी, की जो है रीजनेबल एक्सपेंसेस इन्हें भी दिए जाएं। कोई मान लीजिए कोई इंक्वायरी ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग है बिफोर सच कोर्ट अंडर दिस संहिता, ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। 351 पे आते हैं, पावर टू एग्जामिन अक्यूज, ये इंपॉर्टेंट है। इन एवरी इंक्वायरी और ट्रायल फॉर द पर्पस ऑफ अनेबलिंग द अक्यूज्ड पर्सनली टू एक्सप्लेन एनी सर्कमस्टांसेस अपेयरिंग इन द एविडेंस अगेंस्ट हिम। कह रहे मान लीजिए अगर अक्यूज को हमें खुद मतलब बुलाना है कि वो खुद पर्सनली खुद को डिफेंड करने आए, तब जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन रहे हैं कि सारे एविडेंस उसके अगेंस्ट पे जा रहे हैं, तो द कोर्ट में एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग द अक्यूज्ड पुट सच क्वेश्चंस टू हिम एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी। किसी भी स्टेज पर कोर्ट जो है बिना उसको वार्न किए हुए, बिना अक्यूज्ड को वार्न किए हुए किसी भी समय पर क्वेश्चंस पूछ सकती है उससे, ठीक। दूसरी चीज, शैल आफ्टर द विटनेसेस ऑफ for the prosecution have been examined and before he is called on for his defense question him generally on the case। इन्होंने कहा कि आपको ये सारी चीजें प्रोफेशनली, मतलब प्रोफेशनली तो हो रहा है, बट उसको पर्सनली बुला करके अगर आप पूछ रहे हो तो जनरली आप इस बात को पूछो, ठीक है। और ये होगा कब, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ये कब होगा, आफ्टर द विटनेस ऑफ प्रोसिक्यूशन हैव बीन एग्जामिन्ड, एक बार प्रोसिक्यूशन विटनेस को एग्जामिन करने के बाद होना है, और डिफेंस में जब वो आ रहा है उससे पहले जो है जनरली उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे अक्यूज से, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इन अ समन्स केस वेयर द कोर्ट हैज डिस्पेंस्ड विद द पर्सनल अटेंडेंस, मान लीजिए कि कोर्ट ने मना कर दिया कि आपको आने की कोई जरूरत नहीं है, तो इट में ऑल्सो डिस्पेंस विद द एग्जामिनेशन, तो क्लॉज बी में जो उसका एग्जामिनेशन हो रहा है ये भी नहीं होगा अगर उसका अटेंडेंस डिस्पेंस कर दिया गया तो। नो ओथ शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द अक्यूज, जब वो एग्जामिन हो रहा है वो, तो यहां पर उससे कोई ओथ नहीं ली जाती। ये इस सेक्शन में पूछा जाता है कि जब इस सेक्शन के अंदर एग्जामिनेशन हो रहा है अक्यूज का, सवाल उससे पूछे जा रहे हैं क्या ओथ पर होता है ऐसा, तो ओथ पर नहीं होता, ठीक है। द अक्यूज्ड शैल नॉट रेंडर हिमसेल्फ लाइबल टू पनिशमेंट बाय रिफ्यूजिंग टू आंसर सच क्वेश्चंस और बाय गिविंग फॉल्स आंसर्स टू देम। यहां पर अगर अक्यूज कुछ भी कह रहा है, झूठ भी मान लीजिए बोल दे रहा है, या मना कर रहा है कि वो जवाब नहीं देगा, तो सजा नहीं मिलेगी, शैल नॉट है, ध्यान रखना। सबसेक्शन 4, द आंसर्स गिवन बाय द अक्यूज्ड मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, हाँ लेकिन उसको कंसिडर किया जा सकता है, भाई उसने कुछ बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा, कंसिडर उसको बेशक किया जा सकता है, और उसके अगेंस्ट एंड पुट इन एविडेंस, उसकी चाहे तो अगेंस्ट हो या उसके हित में हो, किसी भी तरीके से हो सकता है, इन एनी अदर इंक्वायरी, किसी दूसरी इंक्वायरी में, ट्रायल में, और फॉर एनी अदर ऑफेंस, किसी दूसरे ऑफेंस के लिए उसको यूज कर सकते हैं, विच सच आंसर्स में टेंड टू शो दैट ही हैज कमिटेड, ठीक है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो ये कहा कि उसने अगर मान लीजिए मना कर दिया है आंसर देने से, या वो अगर फॉल्स आंसर्स दे रहा है तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, हाँ लेकिन जो कुछ भी उसने कहा है वो कंसिडर जरूर किया जा सकता है किसी दूसरी इंक्वायरी या ट्रायल के लिए, ठीक है। सबसेक्शन 5 सेज द कोर्ट में टेक हेल्प ऑफ प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रेलेवेंट क्वेश्चन। आपने तो कह दिया कि क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मदद ली जाएगी प्रोसिक्यूटर की या फिर डिफेंस काउंसिल की, दोनों की मतलब बेसिकली, या फिर नहीं और है, ठीक है, हिंदी वाला और है, ठीक है, एंड है, प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस काउंसिल इन प्रिपेयरिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस जो कि अक्यूज के सामने रखने हैं, एंड द कोर्ट में परमिट फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट बाय द अक्यूज एज सफिशिएंट कंप्लायंस ऑफ दिस सेक्शन। और कोर्ट जो है परमिट कर सकती है कि अगर वो फाइल कर रहा है केवल रिटन स्टेटमेंट, तो ऐसा माना जाएगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन का कंप्लायंस हो चुका है, मतलब ये पर्टिकुलर सेक्शन कंप्लाई हो गया। सेक्शन 352 ओरल आर्ग्यूमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताता है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है। Any party to a proceeding may, as soon as may be after the close of his evidence, address concise oral arguments। जब एक बार एविडेंस वगैरह क्लोज हो चुके हैं तो उसको जो है ओरल आर्ग्यूमेंट्स करने की परमिशन मतलब मिल सकती है, ठीक है। एंड में बिफोर ही कंक्लूड्स द ओरल आर्ग्यूमेंट्स, और ओरल आर्ग्यूमेंट को कंक्लूड करने से पहले अगर कुछ मेमोरेंडम वगैरह है तो वो सबमिट किया जा सकता है कोर्ट में, सेटिंग फोर्थ कंसाइजली, कम शब्दों में बताया हो, एंड अंडर डिस्टिंक्ट हेडिंग्स, अलग अलग हेडिंग में आर्ग्यूमेंट्स वगैरह लिखे हो जो कि उसके केस को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड एवरी सच मेमोरेंडम, और अगर इस तरीके का कोई भी मेमोरेंडम बनाया गया है तो वो मेमोरेंडम रिकॉर्ड का पार्ट होगा। Subsection 2 says a copy of every such memorandum shall be simultaneously furnished to the opposite party। जो मेमोरेंडम की कॉपी है वो दूसरी पार्टी को फर्निश करी जाएगी। Subsection 3 says no adjournment of the proceedings shall be granted for the purpose of filing the written arguments।
कह रहा है कि कोई भी एडजर्नमेंट जो है प्रोसीडिंग्स का नहीं होगा, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि आपको रिटर्न आर्गुमेंट्स फाइल करने हैं और हम आपको एडजर्नमेंट देते, नहीं होगा ऐसा, अनलेस द कोर्ट फॉर द रीजंस रिकॉर्डेड टू बी राइटिंग फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसिडर दिस नेसेसरी टू ग्रांट सच एडजर्नमेंट। कर सकता है, अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है तो कर सकता है, लेकिन जनरल रूल क्या है कि इस पर्टिकुलर बात के लिए कोई भी एडजर्नमेंट नहीं मिलेगा। Subsection 4 says the court may, if it is of opinion that the oral arguments are not concise or relevant, तो रेगुलेट कर सकते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स को। अगर कोर्ट को लग रहा है कि कंसाइज नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, तो कोर्ट अपना फिर देखेगा, उन जो है रेगुलेट कर सकता है, रेगुलेशन बता सकता है किस तरीके से क्या है। ठीक है। 353 says accused person to be competent witness। भाई अक्यूज डिफेंस का विटनेस तो होता है ना, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अक्यूज डिफेंस का विटनेस तो है, तो यही यहाँ पर बताया हुआ है कि अक्यूज जो है कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। ये नहीं कह सकते कि अक्यूज विटनेस नहीं, अपने केस के लिए तो वो विटनेस है ही ना। एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस बिफोर अ क्रिमिनल कोर्ट शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस फॉर द डिफेंस। डिफेंस के लिए वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और वो एविडेंस दे सकते हैं ऑन ओथ, और अगर डिस्प्रूव हुआ ऑफ द चार्जेस मेड अगेंस्ट हिम, अगर डिस्प्रूव होते हैं चार्जेस जो कि उसके ऊपर लगाए गए हैं, और एनी पर्सन या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो साथ में उसके साथ ट्राई किया गया था विद हिम एट द सेम ट्रायल, provided that he shall not be called as a witness except on his own request in writing। अगर उसने खुद नहीं कहा है तो उसको नहीं बुलाया जा सकता। मतलब कि जब तक वो राइटिंग में खुद ना कह दे कि मैं जो है अपने केस का विटनेस बनना चाहता हूं, तभी जो है बुलाया जा सकता है, अन्यथा नहीं बुलाया जा सकता। पहली बात। दूसरी बात, his failure to give evidence shall not be made the subject of any comment by any of the parties। अगर वो एविडेंस नहीं दे पाया है, मान लीजिए विटनेस बन गया, विटनेस देने के बाद अगर वो एविडेंस नहीं दे पाया है, तो ये कोई कमेंट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, इस पर्टिकुलर बात पे, और गिव राइज टू, और कोई प्रिजम्पशन भी कोर्ट अपने आप से, मान लीजिए कि उसने कहा तो ठीक है कि मैं विटनेस हूं अपने केस में, उसने राइटिंग में सारी चीजें दी, लेकिन मान लीजिए कि वो एविडेंस नहीं पेश कर पाया अपने हित में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट कुछ एडवर्स जो है प्रिजम्पशन उसके अगेंस्ट ले लेगी। इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होगी, और कोई कॉमेंट भी पास नहीं करेगी कोई दूसरी पार्टी। तो वही यहाँ पर कह रहा है, और गिव राइज टू एनी प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिमसेल्फ और एनी पर्सन चार्ज टुगेदर, और अगर कोई पर्सन सेम ट्रायल में उसके साथ में चार्ज किया गया तो उसके अगेंस्ट भी कोई एडवर्स प्रिजम्पशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। सबसेक्शन 2 says एनी पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड किसी क्रिमिनल कोर्ट में सेक्शन 101, 126, 127, 128, 129 और अंडर चैप्टर 10 और अंडर पार्ट बी, सी, डी और ऑफ चैप्टर 11 में ऑफर हिमसेल्फ एज अ विटनेस इन सच प्रोसीडिंग। यहाँ पर जो है खुद के ये बता रखा है कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं जहां पर जो अक्यूज है वो खुद से, मतलब खुद को एज अ विटनेस ऑफर कर सकता है। ठीक है। Provided that in proceedings under section 127, 128 or 129, the failure of such person to give evidence shall not be, वही चीज बता रखी कि इन सेक्शंस में अगर अक्यूज ने खुद को विटनेस बनाया है वहां पर, और अगर वो एविडेंस नहीं दे सकता, वही जो मैंने आपको ऊपर समझाया वही चीज यहाँ पर भी सेम लागू होती है कि कोई एडवर्स प्रिजम्पशन नहीं दिया जाएगा और कोई कॉमेंट पास नहीं होगा। नो इन्फ्लुएंस टू बी यूज्ड टू इंड्यूस डिस्क्लोजर, ये अकम्प्लिस के बारे में बात कर रहा है कि एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 340, हाँ सॉरी अकम्प्लिस के लिए तो आप कह रहे हो कि आप लालच आप दे करके उसको जो है अपने पाले में आपने कर लिया। टेंडर ऑफ पार्डन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, लेकिन बाकी जगह पर आप ऐसा नहीं कर सकते। सिर्फ इन दोनों सेक्शंस का तो इन्होंने एक्सेप्शन दे दिया कि यहाँ पर तो हो सकता है हम खुद बोल रहे हैं, लेकिन नो इन्फ्लुएंस बाय एनी मींस ऑफ प्रॉमिस, थ्रेट और अदरवाइज शैल बी यूज्ड टू एन अक्यूज्ड पर्सन। लेकिन और किसी तरीके से टेंडर ऑफ पार्डन इज अ डिफरेंट थिंग, वो लॉफुल आप कर सकते हो, टेंडर ऑफ पार्डन आप कर सकते हो। इसके अलावा आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉमिस, कोई भी थ्रेट, किसी भी तरीके का कोई भी इन्फ्लुएंस आप उसको नहीं दे सकते, अक्यूज को नहीं दे सकते कि तुमको जो है तुम ऐसा कर लो और हम तुम्हें छोड़ देंगे या कुछ भी। टू इंड्यूस एंड टू डिस्क्लोज, या फिर कोई भी जो आप उससे ये नहीं कह सकते कि तुम ये चीज कर लो और हमें ये बता दो, ठीक है, और विदाउट एनी मैटर जो कि उसके नॉलेज में, इस तरीके की चीजें नहीं होंगी। प्रोविजंस फॉर इंक्वायरीज एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन एब्सेंस ऑफ अक्यूज इन सर्टेन केसेस, मान लीजिए कि अक्यूज नहीं है तब फिर क्या, तो एट एनी स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी ट्रायल अंडर दिस संहिता इफ द जज और मजिस्ट्रेट अगर सेटिस्फाइड है कि पर्सनल अटेंडेंस अक्यूज की कोर्ट के लिए नेसेसरी नहीं है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, और दैट द अक्यूज्ड पर्सन परसिस्टेंटली जो है हमेशा डिस्टर्ब ही करता है कोर्ट की प्रोसीडिंग को, तो ऐसे अक्यूज को फिर कोर्ट मना कर देगी कि तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। द जज और मजिस्ट्रेट डिस्पेंस कर सकते हैं अगर वो अक्यूज्ड रिप्रेजेंटेड है बाय एन एडवोकेट।
भाई उसके बिहाफ पे कोई तो होगा। अगर अक्यूज ही अपना केस डिफेंड करने के लिए आया है और अब कोई एडवोकेट अगर उसके बिहाफ पर नहीं है तो फिर उसकी भी अटेंडेंस हम डिस्पेंस कर देंगे। अगर मान लीजिए जज और मजिस्ट्रेट अगर डिस्पेंस कर देंगे तो फिर सुनेंगे कैसे? तो इस वजह से अगर एडवोकेट है तो ही डिस्पेंस हो सकता है with the attendance and proceed with such inquiry or trial and may at any subsequent stage, बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए उनको लगता है, जरूरी लगता है तो फिर बुला सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार डिस्पेंस कर दिया तो बुला ही नहीं सकते, जब चाहते हैं बुला सकते हैं, जरूरी अगर उन्हें लगेगा तो। इफ द अक्यूज इन एनी सच केस, अगर वो रिप्रेजेंटेड नहीं है एडवोकेट के द्वारा, और इफ द जज और मैजिस्ट्रेट कंसिडर्स हिज पर्सनल अटेंडेंस नेसेसरी, और उन्हें लग रहा है कि जरूरी है इसकी पर्सनल अटेंडेंस, तो ही में इफ ही थिंक्स फिट एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मतलब रीजंस रिकॉर्ड करेंगे, इधर एडजर्न कर सकते हैं, ऐसी इंक्वायरी को रोक सकते हैं, कुछ दिन के लिए एडजर्न कर देंगे, और ऑर्डर दैट द केस ऑफ सच अक्यूज्ड बी टेकन अप और ट्राइड सेपरेटली, या फिर ऑर्डर कर देंगे कि जो है उसको सेपरेटली ट्राई किया जाए। For the purpose of this section, personal attendance of the accused includes attendance through audio video electronic। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि साक्षात वहां करके कोर्ट में प्रेजेंट हो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी उसकी जो अटेंडेंस इंश्योर कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंशिया ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। मतलब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, अभी तक हम अक्यूज की बात कर रहे थे, अब अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं आया है, प्रेजेंट नहीं हुआ, उसको बोला गया उसके बाद भी अगर वो नहीं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का मतलब होता है जो कि भगौड़ा है, भाग रहा है। ठीक है, सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस संहिता, 356 में कहा कि कुछ भी लिखा है इस संहिता में या फिर कहीं और किसी भी अदर लॉ में लिखा हुआ है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब हम उसको एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उसको डिक्लेयर कर चुके हैं, वेदर और नॉट चार्ज ज्वाइंटली, भले ही उसको ज्वाइंटली ट्राई किया जा रहा हो या किसी भी तरीके से, हैज अब्सकॉन्डेड, भाग गया है ट्रायल को इवेड करने के लिए, एंड देयर इज नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ अरेस्टिंग हिम, और इस तरीके की कोई संभावना भी नहीं लग रही कि आगे कि हम उसे अरेस्ट कर पाएंगे, इट शैल बी डीम्ड टू ऑपरेट एज अ वेवर ऑफ राइट ऑफ सच पर्सन, ये एक वेवियर हो जाएगा उस पर्सन की राइट का, टू बी प्रेजेंट, उसकी जो प्रेजेंट होने की राइट है उसको हम वेवर मानेंगे। क्यों हम वेवर मान रहे हैं, क्यों हम ऐसा मान रहे हैं कि उसने अपनी राइट वेव ऑफ कर दी? इस वजह से क्योंकि वो कंटिन्यूसली भाग ही रहा है। ठीक है, एंड ट्राइड इन पर्सन, ठीक है, टू बी प्रेजेंट एंड ट्राइड इन पर्सन, इसको हम वेवर मानेंगे। एंड द कोर्ट शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, रीजंस रिकॉर्ड करने के बाद इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस proceed with the trial in like manner and with like effect as if he was present, और उसी तरीके से फिर कोर्ट प्रोसीड करेगी जैसे कि मान लिया जाएगा कि वो प्रेजेंट है, हालांकि वो है नहीं लेकिन ऐसा मान लिया जाएगा। ठीक है, एंड प्रोनाउंस द जजमेंट, और जजमेंट प्रोनाउंस कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट कमेंस द ट्रायल अनलेस अ पीरियड ऑफ 90 days हैज लैप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जिस दिन से चार्ज फ्रेम हुआ उस दिन से 90 दिन का कोर्ट वेट करेगी, 90 दिन तक कोर्ट वेट करेगी, 91st डे पर कोर्ट जो है ये वाली प्रक्रिया कर सकती है। ठीक, 90 दिन तक वेट करना है, ये ध्यान रखना। फिर सबसेक्शन 2, द कोर्ट शैल एंश्योर दैट द फॉलोइंग प्रोसीजर हैज बीन कंप्लाइड विद बिफोर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1। कह रहा है यहां प्रोसीड करने से पहले, उसके अगेंस्ट कुछ भी जाने से पहले, जजमेंट प्रोनाउंस करने से पहले, ये सब करने से पहले आपको ये पर्टिकुलर चीजें देखनी होंगी कि क्या इसका कंप्लायंस हुआ था। अगर हुआ तो बेशक आप सबसेक्शन 1 में जैसा प्रोसीजर बताया गया जा सकते हो। कह रहा है इशुएंस ऑफ 2 consecutive वारंट ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट वारंट 2 बार कंसेक्यूटिवली गए हैं उसके पास विद इन द इंटरवल ऑफ एटलीस्ट 30 days, 30 दिन के इंटरवल में उसके पास जो है पहुंचे हैं क्या, अरेस्ट वारंट। ठीक, दूसरी चीज पब्लिश इन नेशनल और लोकल, ये और नहीं है, इसके साथ साथ, क्योंकि कहीं पे भी और नहीं लिखा, जहां कहीं और नहीं लिखा है तो इसके साथ साथ ये सारी चीजें कंप्लाई होनी चाहिए, चारों पॉइंट्स कंप्लाई होने चाहिए। क्या, पब्लिश इन नेशनल, ये लोकल जो है डेली न्यूज़पेपर, जो कि उसके घर के जो भी उसका लास्ट नोन एड्रेस था, जहां भी वो पहले कहीं रहा करता था, एड्रेस तो भाई मिल ही जाता है, तो वहां करके न्यूज़पेपर में निकलवाना है, या तो वहां के जो लोकल न्यूज़पेपर है वहां पे आप निकलवा दो, या फिर नेशनल वाला जो न्यूज़पेपर है वहां पर भी ऐसा हो सकता है। रिक्वायरिंग द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर टू अपेयर बिफोर द कोर्ट, जिससे हो क्या रहा है, हम क्यों कर रहे हैं, हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि हम ऑफेंडर को अपेयर करा सके कोर्ट में ट्रायल के लिए, एंड इन्फॉर्मिंग हिम, और उसको ये इन्फॉर्म करने के लिए कि अगर वो नहीं आया 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन, जिस दिन वो पब्लिकेशन हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो नहीं आया तो ट्रायल जो है शुरू हो जाएगा उसके एब्सेंस में, या फिर उसके रिलेटिव और फ्रेंड को भी इन्फॉर्म किया जाएगा इफ एनी अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। ठीक है, ये जब हम ट्रायल कमेंस कर रहे हैं तो उसके बाद फ्रेंड या रिलेटिव को आपको बताना पड़ेगा अगर कोई है प्रेजेंट। अफिक्स करेंगे इंफॉर्मेशन उसके अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल ऑन सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द, जैसे मान लीजिए कॉन्स्पिशियस पार्ट का ये मतलब होता है कि जहां पर दिखे
कि उसके जो भी उसका लास्ट नोन एड्रेस था वहां पर जहां पर वो दिखे वहां पर जो है उसको अफिक्स किया जाएगा, और होम स्टेट इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिसाइड एंड डिस्प्ले इन द पुलिस स्टेशन, और उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस स्टेशन पर भी जो है उसको उस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस स्टेशन पर भी उस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को डिस्प्ले किया जाएगा जहां पर वो लास्ट रहा था। ठीक है। सबसेक्शन 3, where the proclaimed offender is not represented by any advocate, जब वो किसी एडवोकेट की तरह उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है तो he shall be provided with an advocate, तो उसको एक एडवोकेट दिया जाएगा for his defense at the expense of स्टेट के सरकार के खर्चे पर, राज्य के खर्चे पर जो है उसे दिया जाएगा। Subsection 4 says where the court competent to try the case or commit for trial has examined any witnesses for prosecution and recorded their depositions, such depositions shall be given in evidence। ठीक है। एग्जामिन अगर मान लीजिए किसी विटनेस को किया है प्रोसिक्यूशन के लिए और उनका कुछ डिपोजिशन वगैरह रिकॉर्ड किया है, तो ऐसे डिपोजिशन को शैल बी गिवन इन एविडेंस, उसको एज एन एविडेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको एज एन एविडेंस नहीं दिया जाएगा उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट, ऑन द इंक्वायरी इनटू और इन ट्रायल फॉर द ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज, जिसके लिए वो चार्ज किया गया है। फिर से एक बार इस पॉइंट को हम लोग समझेंगे। जहां पर कोर्ट कॉम्पिटेंट है केस को ट्राई करने के लिए या ट्रायल को कमिट करने के लिए, और एग्जामिन कर लिया उन्होंने प्रोसिक्यूशन के विटनेस को, तो उनका जो डिपोजिशन है वो उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के अगेंस्ट जाएगा। बेसिकली इतनी सी बस बात है। प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड और अपीयर्स बिफोर द कोर्ट ड्यूरिंग सच ट्रायल, प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया या उसको प्रोड्यूस कराया गया और appears before the court during such trial, the court may, in the interest of justice, allow him to examine any evidence which may have been taken in his absence। कह रहा है ठीक है, बाद में अगर मान लीजिए वो आ गया तब क्या जो एविडेंस उसके अगेंस्ट उस वक्त लिए गए थे वो उसको दिखाओगे नहीं, दिखाना तो भाई पड़ेगा। तो वही ये कह रहा है कि उसको अलाउ करेंगे कि वो एग्जामिन कर सकता है एविडेंस जो भी उसके एब्सेंस में लिए गए थे। सबसेक्शन 5 says where a trial is related to a person under this section, the deposition and examination of the witness may as far as practicable be recorded by audio video electronic means। जितना हो सकता है उतना आप ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से ही उसको रिकॉर्ड करें। ठीक है। प्रेफरेबली मोबाइल फोन से होगा, एंड सच रिकॉर्डिंग शैल बी केप्ट इन सच मैनर एज द कोर्ट में डायरेक्ट, और वो रिकॉर्डिंग उस मैनर में रखी जाएगी जैसा कि कोर्ट बताएगा। Subsection 6 says in prosecution for the offences under this Sanhita, voluntarily absence of the accused after the trial has commenced। मान लीजिए वो अपनी मर्जी से ही एब्सेंट है, वॉलंटरी, जैसे मान लीजिए वॉलंटरी का क्या मतलब होता है, आप अपनी मर्जी से वो काम कर रहे हो, जानबूझ के वो काम कर रहे हो। ठीक है। तो आफ्टर द ट्रायल इज कमेंस, ट्रायल कमेंस हो चुका है सबसेक्शन 1 के अंदर। सबसेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा था, वहां पर उसके एब्सेंस में ट्रायल कमेंस हो जाना था। तो शैल नॉट प्रिवेंट द कंटिन्यूइंग ऑफ द ट्रायल इंक्लूडिंग द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट इवन इफ ही इज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड और अपीयर्स एट द कंक्लूजन ऑफ सच ट्रायल। इस पॉइंट को ध्यान से समझना। वॉलंटरली एब्सेंस हो रहा है, ठीक, अपनी मर्जी से वो नहीं आ रहा है, एक बार आ गया उसके बाद आ ही नहीं रहा, ये कौन सी बात होती है। और ट्रायल शुरू हो गया सबसेक्शन 1 के अंदर, तो जब ट्रायल शुरू हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो नहीं आ रहा है तो ट्रायल फिर से बंद हो जाएगा, नहीं, ट्रायल चलता रहेगा और जजमेंट का प्रोनाउंसमेंट भी हो सकता है, यानी कि जजमेंट भी सुनाया जा सकता है, भले ही उसको बाद में आप अरेस्ट करके लेकर के आए हो उस पर्टिकुलर समय पर जब जजमेंट प्रोनाउंस किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। भाई देखो, जजमेंट का दिन जो है पहले से ही जज या मजिस्ट्रेट जो भी होते हैं वो बता देते हैं कि इस दिन हम जजमेंट देंगे। अब उस जजमेंट वाली दिन पे अगर आप उस पर्सन को अरेस्ट करके ला रहे हो, वो खुद आ जा रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रोसीडिंग को बेसिकली विशिएट नहीं कर देगा। ठीक है। सबसेक्शन 7 says no appeal shall lie against the judgment। कोई भी अपील लाई नहीं करेगी अगर जजमेंट आ गया अंडर दिस सेक्शन, unless the proclaimed offender presents himself before the court of appeal। before the court of appeal, जब तक वो proclaimed offender खुद को अब कोर्ट के सामने प्रेजेंट नहीं करता है, अपीलाट कोर्ट के सामने, बेसिकली अपीलाट कोर्ट के सामने जब तक वो खुद को प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक जो है कोई भी अपील नहीं हो सकती, जो भी जजमेंट आया है इस सेक्शन में। प्रोवाइडेड दैट नो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन शैल लाई आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 years। अगर उसकी अपील हो, अगर उसका जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था, मान लीजिए कि अगर उसका कन्विक्शन हो गया, उसकी दोष सिद्धि अगर हो गई है, तो 3 साल के बाद, जजमेंट आने के 3 साल के बाद आप जो है अपील नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। ठीक। द स्टेट में बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड कर सकते हैं द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन टू एनी एब्सकॉन्डर मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 84। यहां पर अगर स्टेट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल करके इस जो सेक्शन के जो प्रोविजंस है वो सेक्शन नंबर 84 के सबसेक्शन 1 पे भी अप्लाई कर सकती है। ठीक। सेक्शन नंबर 357 से
प्रोसीजर वेयर अक्यूज्ड डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग्स। अब क्या प्रोसीजर होगा जब अक्यूज को प्रोसीडिंग नहीं समझ में आ रही है? तो इफ द अक्यूज दो नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, वो पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं है, दिमाग उसका बिल्कुल ठीक है, कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग, लेकिन उसको प्रोसीडिंग नहीं समझ में आ रही, मान लीजिए कोई लैंग्वेज बैरियर वगैरह कुछ भी है, ठीक है, द कोर्ट में विद द इंक्वायरी और ट्रायल में प्रोसीड, इंक्वायरी और ट्रायल से प्रोसीड तो करेगी, एंड इन द केस ऑफ in the case of a court other than the high court, sorry, हाई कोर्ट के अलावा, यहाँ पर हाई कोर्ट एग्जेम्प्टेड है, ये बात ध्यान रखना, इफ सच प्रोसीडिंग्स रिजल्ट इन कन्विक्शन, अगर मान लीजिए वहां पर उसको समझ में तो आ नहीं रहा अक्यूज्ड को और कन्विक्शन भी हो गया उसका, तो द प्रोसीडिंग्स शैल बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट को वो प्रोसीडिंग फॉरवर्ड कर दी जाएंगी विद द रिपोर्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस के रिपोर्ट से ऑफ द केस, एंड द हाई कोर्ट शैल पास देयर ऑन सच ऑर्डर एज इट थिंक्स इट, और फिर हाई कोर्ट बताएंगे जो भी ऑर्डर उनको सही लगता है वो हाई कोर्ट बता देंगे, ठीक है। 358 पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्संस अपियरिंग टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस, किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट में प्रोसीड करना जिसमें कोर्ट को लग रहा है कि ये पर्सन गिल्टी है उस ऑफेंस के लिए। सो वेयर इन द कोर्स ऑफ एनी इंक्वायरी और इनटू और ट्रायल ऑफ एन ऑफेंस इट अपेयर्स फ्रॉम द एविडेंस देख करके ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन को, कोई ऐसा पर्सन है जो कि अक्यूज्ड नहीं है, ठीक है, कोई ऑफेंस उसने कमिट किया है, फॉर विच सच पर्सन कुड बी ट्राइड टुगेदर, जिसके लिए उस पर्सन को अक्यूज के साथ ट्राई किया जा सकता है, द कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन, तो कोर्ट जो है उस पर्सन के अगेंस्ट प्रोसीड करेगी फॉर द ऑफेंस विच ही अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, उस ऑफेंस के लिए जिसके लिए कोर्ट को लग रहा है किसने कमिट किया। सबसेक्शन 2 सेज वेयर सच पर्सन इज नॉट अटेंडिंग द कोर्ट, अगर जो है वो पर्सन कोर्ट में नहीं आ रहा है तो ही में बी अरेस्टेड, उसको या तो अरेस्ट किया जा सकता है या उसको समन किया जा सकता है एज द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस में रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट, जैसे भी सर्कमस्टांसेस हैं केस के उस हिसाब से ऊपर का पर्पस फुलफिल करने के लिए। एनी पर्सन अटेंडिंग द कोर्ट ऑल्दो नॉट अंडर अरेस्ट और अपॉन समन्स, कोई भी पर्सन अगर कोर्ट में आ रहा है वो किसी अरेस्ट वारंट के तहत नहीं आ रहा है या कोई समन्स उसके पास भेजे गए इस वजह से वो नहीं आ रहा, मे बी डिटेन्ड बाय सच कोर्ट उसको डिटेन कर सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए वो सिर्फ प्रोसीडिंग देखने गया था तो उसका कोई लिंक था किसी पर्टिकुलर ऑफेंस से और जो है उसको ट्राई किया जाना चाहिए था अक्यूज के साथ, तो भले ही जो है वो अपनी मर्जी से वहां पर आकर के कोर्ट में बैठ रहा है तब भी कोर्ट उसको डिटेन कर सकती है फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी इनटू और ट्रायल ऑफ द ऑफेंस व्हिच ही अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड, ठीक है। सबसेक्शन 4 सेज वेयर द कोर्ट प्रोसीड्स अगेंस्ट एनी पर्सन, कोर्ट अगर मान लीजिए प्रोसीड कर गई सबसेक्शन 1 में, देन द प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कमेंस्ड अफ्रेश, फ्रेश प्रोसीडिंग्स होंगी और विटनेस को दोबारा सुना जा सकता है, रीहर्ड किया जा सकता है, उस पर्सन के जो अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स चलाई जाएगी वो फ्रेश प्रोसीडिंग होगी लेकिन विटनेस को रीहियर किया जा सकता है, ठीक है। बी क्लॉज क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज ए में जो कुछ भी लिखा है उसको ध्यान में रखते हुए द केस में प्रोसीड एज इफ such person had been an accused person when the court took cognizance of the offense upon which the inquiry or trial was commenced। एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्लॉज ए के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए केस उस तरीके से प्रोसीड करेगा एज इफ सच पर्सन हैज बीन एन अक्यूज्ड पर्सन। अच्छा ओके, यहाँ पर ये कह रहा है कि जिस पर्सन को हमने सब्सिक्वेंटली जिसको अरेस्ट किया ना, क्योंकि कोर्ट को लग रहा था, लाइकली था कि इसने कुछ किया है, सब्सिक्वेंटली जिसको हमने अरेस्ट किया है, तो ऐसे ही कोर्ट प्रोसीड करेगा जैसे कि उसको हमने पहले से ही अक्यूज्ड पर्सन बनाया था, जैसे कि वो पहले से ही उस ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड था, जब ट्रायल पहली बार कमेंस हुआ था जैसे कि वो पहले से ही अक्यूज्ड था, हम ऐसे ही करेंगे। भाई अभी तक हम इस सेक्शन में क्या पढ़ते आ रहे हैं, वो पर्सन अक्यूज्ड नहीं है लेकिन कोर्ट को कहीं ना कहीं उस पर सस्पेशन है, शक है कि ये भी बंदा किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है, तो ऐसे ही कोर्ट प्रोसीड करेगी जैसे कि पहले ही से हमें पता था कि ये अक्यूज्ड पर्सन है, ऐसा डीम कर दिया जाएगा, सब मान लिया जाएगा। बस यही वाली ये क्लॉज भी बात कर रहा है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर से सेक्शन 359 शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, थोड़ा सा लंबी चीज है ये, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये 10 सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।